नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और शाम के 4 बज चुके हैं और आपके साथ 4 के चक्रव्यूह के साथ मैं हूं आयुष चित्रानी। आज उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो के रिपोर्ट के साथ एक बार फिर हम आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। तो 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि रवि हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह को मिली धमकी के मामले में जानकारी देंगे। तो इसके साथ ही कानपुर से हमारे सहयोगी राहुल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मेरठ से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। दरअसल मेरठ के लिसाड़ी गेट के जौहर अस्पताल में लापरवाही से एक नवजात की मौत हुई और इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने 20,000 रुपए का बिल परिवार को थमा दिया और ये बिल न देने पर नवजात की मां को बंधक बनाया गया। इसके बाद परिवार वालों ने कमिश्नर से इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है और इसके बाद इस मामले में सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने जांच टीम का गठन किया है और सख्त कार्रवाई की बात को भी कहा है। उधर जांच के बाद जौहर अस्पताल का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के मेरठ में मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर अस्पताल प्रबंधन पर जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। और सवाल यह भी है कि सीएमओ ने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, लेकिन इस तरीके की जो घटना है उसको अंजाम आखिर किस प्रकार से दिया गया, क्योंकि मां को अस्पताल ने बंधक बना लिया। यह अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला मामला है। अब अस्पताल प्रबंधन की जो शर्मनाक करतूत है वो सवालों के घेरे में है। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद अब इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, लेकिन नवजात की जो मौत हुई आखिर उसकी जिम्मेदारी किसकी और इसके बाद अस्पताल प्रबंधन की तरफ से किस तरीके से इस महिला को बनाया गया बंधक, ये भी अपने आप में बहुत अहम सवाल है। और इसी पर अब ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी सनु जुड़ रहे हैं। सनु, सबसे पहले तो विस्तार पूर्वक बताएं क्या कुछ ये पूरा मामला। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मामला है ये मामला लिसाड़ी गेट के जौहर हॉस्पिटल का है और यहाँ एक महिला को, गर्भवती महिला को भर्ती कराया गया था। आज ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो महिला की डिलीवरी है वो एक वहां आया ने कर दी और उसके बाद जो नवजात है उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो डिलीवरी हुई थी उससे पहले 30,000 रुपए इस महिला के परिजनों से जमा करा लिए गए थे और अब जब वहां काफी कहासुनी हुई, डॉक्टर्स पर मारपीट का आरोप भी लग रहा है और जब ये कहा गया कि वो महिला को यहाँ से डिस्चार्ज कराना चाहते हैं तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि पहले 20,000 रुपए लेकर आइए, उसके बाद महिला को यहाँ से हम लोग डिस्चार्ज करेंगे। यानी महिला को बंधक बना लिया गया। जब कोई हल नहीं निकला, कोई सुनवाई वहां अस्पताल प्रशासन की तरफ से नहीं की गई, तो नवजात की जो नानी है वो उस बच्चे को लेकर अधिकारियों की चौखट पर पहुंची और यहाँ कमिश्नरी चौराहे पर वो रो बिलख रही थी। तमाम मीडियाकर्मी वहां पर मौजूद थे और जब उनसे पूछा गया रोने का कारण और जब ये पता चला कि जो बच्चे को सीने से लगाकर वो रो बिलख रही है वो एक नवजात की लाश है, तो सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो इस बात को लेकर परेशान है कि देखिए, अस्पताल में डॉक्टर्स डिलीवरी करे तो बात समझ में आती है, लेकिन जो जौहर विश्वविद्यालय जौहर हॉस्पिटल है यहाँ पर एक आया से डिलीवरी करा दी गई और नवजात की जान चली गई। इस मामले में सीएमओ ने जांच बैठा दी है, बाकायदा एक टीम भी भेजी है। इनकी तरफ से, परिजनों की तरफ से एक शिकायती पत्र भी दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक मेरठ में इस तरीके से लापरवाहियां चलती रहेंगी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इन पर लगातार आरोप लगते रहते हैं, कभी ज्यादा वसूली की जाती है और इस मामले में एक बात निकल कर ये आ रही है, आप खुद सोचिए कि एक गर्भवती महिला की डिलीवरी की 50,000 रुपए सोच से अलग लगता है कि छोटे हॉस्पिटल में, देखिए बड़े हॉस्पिटल हैं वो अपने यहाँ क्या बिल बनाए क्या करे बात समझ में आती है, लेकिन इस विश्वविद्यालय इस हॉस्पिटल ने जिस तरीके से 50,000 रुपए का बिल बनाया, बात सिरे से नहीं उतर रही है, गले से नहीं उतर रही है। इस बात को लेकर सीएमओ भी काफी नाराज आ रहे हैं कि 50,000 रुपए डिलीवरी के नाम पर मांगे जा रहे हैं और महिला को बंधक बनाकर हॉस्पिटल में रखा जा रहा है। अब कार्रवाई स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या होगी, लेकिन सनु, जिसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं चाहूंगा एक एक करके इन दोनों ही विषयों को क्लियर करें। पहला तो ये बताएं कि जब ये महिला यहां पर पहुंचती है और आप जो बता रहे हैं कि वहां पर मौजूद एक किसी दूसरे शख्स के द्वारा इसकी डिलीवरी करवा दी जाती है, डॉक्टर के द्वारा नहीं होती है, क्या परिवार की तरफ से भी ये जो जानकारी है वो आपको दी गई या परिवार इस बात से सहमत था कि कोई भी डिलीवरी करवा सकता है? क्या परिवार ने उस समय इसका विरोध नहीं किया? पहला सवाल। दूसरा ये कि जब ये पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद आप बता रहे हैं कि महिला को बंधक भी बनाया गया, 50,000 रुपए भी अब उनसे मांगे जा रहे हैं, तो क्या पहले ये सारी चीजें संज्ञान में इस परिवार के नहीं थी या नवजात की मौत के बाद ये सारी स्थितियां वहां पर स्पष्ट हुई हैं, इसके बाद टॉर्चर इन महिला को या फिर परिवार को करना शुरू किया गया कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा? ये दोनों ही विषय थोड़ा सा क्लियर करें।
देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरठ में कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम और बड़े बड़े बोर्ड वहां पर उन लोगों ने लगा रखे हैं, लेकिन कई मामलों में क्या देखने में आया है कि जिस वक्त किसी ऑपरेशन या डिलीवरी की बात आती है तो इस तरह की बातें सामने निकल कर आती है कि डॉक्टर्स अंदर थे ही नहीं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। देखिए अगर परिजनों को यह बताया जाता कि आया इस हॉस्पिटल में डिलीवरी करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप, हम या कोई भी परिवार के लोग हों कि वो वहां पर महिला की डिलीवरी कराना चाहेंगे। उनसे कहा यह गया था कि डॉक्टर डिलीवरी करेंगे, लेकिन डॉक्टर की तो बात दूर छोड़िए, यहां वार्ड आया से डिलीवरी करा दी गई और इसी लापरवाही की वजह से नवजात की मौत हो गई। अब महिला को बंधक बनाने का आरोप परिवार के लोगों ने लगाया है। जो जिस नवजात बच्चे की डेथ हुई है उसकी नानी और इस महिला का जो पति है वो कमिश्नरी चौराहे पर पहुंचे थे और सीधा आरोप लगाया कि हमारी 20,000 रुपए जमा करने की गुंजाइश नहीं है, हम महिला को किसी दूसरे अस्पताल में ले जाना चाहते हैं, लेकिन महिला को, जो गर्भवती महिला थी जिनके बच्चे की नवजात की डेथ हुई है, उनको बंधक बना रखा है। और डॉक्टर से जब ये कहा गया डिस्चार्ज करने के लिए तो मारपीट का भी आरोप लगाया है। डॉक्टर ने साफ कह दिया, जो जौहर हॉस्पिटल है उसके जो डॉक्टर है नौशाद, उन पर मारपीट का आरोप लग रहा है कि उन्होंने साफ ये कहा परिजनों से 20,000 रुपए लाइए और महिला को ले जाइए। तो कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने का काम किया है। मेरठ के लोग दिलवाले लोग कहे जाते हैं, क्रांति की यहां से भले ही शुरुआत हुई, लेकिन इस तरह की चीजें अगर सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं एक बदनुमा दाग भी लगता है। इंसानियत को शर्मसार करने का काम किया है कि जिस परिवार की नवजात की आंखें खुलने से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया, उसकी मां के जी पे क्या गुजर रही होगी, उसको बंधक बना के आप रख रहे हैं। परिवार वालों से 20,000 रुपए की और डिमांड कर रहे हैं, 30,000 रुपए वो पहले दे चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस मामले में सीएमओ डॉक्टर राजकुमार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। टीम भेजने से, कार्रवाई की बात कहने से बात यहां पर नहीं बनेगी। ये बहुत और यदि इस महत्वपूर्ण होता है मामले में क्योंकि उनकी इस तरफ तरीके से के सख्त प्रकरण में कार्रवाई अमूमन हम लोग हमेशा की देखते जाती हैं है कि जब ये मामले संज्ञान में आते हैं तो उस समय ये भी होता है कि सीएमओ भी पहुंचते हैं, स्वास्थ्य महकमा भी जागता है, ये भी कहा जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई अगर होती तो शायद इस तरीके की स्थितियां नहीं होती। लेकिन सवाल यह है सनुज, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, जाहिर बात है कि आपने अस्पताल प्रबंधन से भी उनका वर्जन जरूर जाना होगा, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि परिवार की तरफ से जो संगीन आरोप लगाए गए उस पर अब जांच की बात है, लेकिन इसमें अस्पताल का क्या कहना है, किस आधार पर एक वहां की आया सेज है इस महिला की डिलीवरी करवाई गई, क्या इस विषय में कोई सफाई उनकी तरफ से दी गई। दूसरा जो 50,000 रुपए वाली बात आ रही जिसमें यह कहा गया कि 30,000 पहले लिए, 20,000 बाद में और मांग कर रहे थे कि नहीं देंगे तो आपको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, इस पूरे ही विषय में अस्पताल का क्या वर्जन है, उनका क्या कहना है अपनी सफाई में, अगर आपकी कोई बातचीत हुई हो तो थोड़ा इसको भी स्पष्ट करें सनुज। देखिए फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है और जिस अस्पताल प्रबंधन पर और उनके जो मालिक नौशाद पर आरोप लग रहे हैं, फिलहाल वो बात करने के लिए फिलहाल अभी तैयार नहीं है किसी से। वो कह रहे हैं कि अभी हमें इस मामले पे कोई बात नहीं करनी है, हम जब बात करेंगे जब बता देंगे। इतनी बात हमारी जरूर हुई है, यानी इस मामले में क्या सफाई है वो अपनी देना नहीं चाह रहे हैं। यानी आरोप बेबुनियाद है या आरोप सही है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो नौशाद है वो फिलहाल मीडिया कर्मियों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो 50,000 रुपए की बात निकल कर आ रही है, 50,000 रुपए की जो बात है, वो जो महिला है, महिला के परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि उनसे 30,000 रुपए पहले दे दिए गए थे और 20,000 रुपए अब उनसे मांगे जा रहे हैं। जो जिस नवजात की मौत हुई है उनकी जो नानी है सलमा, वही बच्चे की लाश लेकर कमिश्नरी चौराहे पर पहुंची थी। पीछे पीछे नवजात बच्चे के जो पिता हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे। देखिए महिला जो वहां पर बच्चे नवजात की नानी थी वो रो जरूर रही थी, उन्हें इस बात का दुख दर्द था कि भाई उनका जो देवता है वो इस दुनिया में आंखें खोलने से पहले ही यहां अलविदा करके चला गया। लेकिन दूसरी परेशानी उनकी इस बात को लेकर कि मुझे नहीं लगता कि देखिए किसी भी परिवार में कोई डेथ है और इस नवजात बच्चे को लेकर कोई यहां पर आना चाहेंगे, कोई मजबूरी रही होगी, बेबसी रही होगी कि अधिकारियों की चौखट पर आकर इंसाफ की गुहार लगानी पड़ी कि उनके पास 20,000 रुपए नहीं है, उनका बच्चा तो कम से कम मर गया, कम से कम जो उनकी बेटी है उसको तो नहीं बिल्कुल सनुज, बहुत जल्दी से एक थोड़ा सा विषय और अपडेट कर दें, क्योंकि आप बता रहे हैं कि महिला जिसको बंधक बनाया गया है, क्या वो महिला अभी भी अस्पताल में मौजूद है, क्या उसको अभी भी अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया गया, पैसे की डिमांड अभी भी है या उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें। नहीं देखिए फिलहाल मैं बताना चाहूंगा अभी महिला उसी अस्पताल में ही है लिसाड़े गेट के, अभी उस महिला को डिस्चार्ज नहीं किया गया है, अभी जांच चल रही है। महिला के बयान भी स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लेने पहुंची है, पुलिस भी मौके पर पहुंची है और जो महिला है उसके परिजन भी वहां पर पहुंचे हैं। अभी महिला को डिस्चार्ज नहीं किया गया है, थोड़ी देर में हो सकता है कि सीएमओ इस मामले में कोई पीसी करें या इस मामले में क्या उनकी तरफ से कार्रवाई की गई है इसको साफ करें, लेकिन अभी महिला अस्पताल में ही भर्ती है, अभी उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया है। फिलहाल इतना जरूर है कि जो बच्चा है उसके बच्चे के शव को लेकर जरूर परिजन शायद शमशान घाट चले गए हैं और उसको सुपुर्द खाक करने के लिए, और आगे की जो कार्रवाई है वो फिलहाल हो सकता है थोड़ी देर में तस्वीर थोड़ी साफ हो जाए। चलिए सनुज, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से ये तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
और चलिए अब 4 के चक्रव्यूह में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बदायूं के सदर कोतवाली इलाके के जलांधरी सराय मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी मची जब पुलिस आरोपी गौरव को पकड़ने के लिए पहुंची। इस दौरान गौरव को छुड़ाने के लिए पहले से ही परिवार वाले पुलिस को देखते ही उनके साथ भिड़ गए और इसके बाद देखते ही देखते वहां पर भीड़ भी जमा हो गई। इन पुलिस वालों के साथ इस दौरान जमकर खींचतान हुई और इस दौरान पुलिस की पकड़ से गौरव फरार हो गया। फिलहाल गौरव की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है, लेकिन सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में 5 लोगों के खिलाफ इस पूरे प्रकरण में मामला दर्ज किया गया है। तो बदायूं से ये जानकारी सामने आई है, जहां पे पुलिस के साथ भीड़ की तरफ से अभद्रता हुई है, भीड़ की तरफ से पुलिस के साथ हाथापाई हुई। इस हाथापाई और खींचतान के बीच में जो असल आरोपी गौरव था वो वहां से फरार हो गया है। हालांकि पुलिस अभी भी इस आरोपी गौरव की तलाश कर रही है, उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी सवाल यह है कि किस तरीके से ये जो आरोपी है वो वहां से फरार हुआ और उसके बाद पुलिस अब तक इसको गिरफ्तार नहीं कर सकी है। हालांकि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में यहां पर कुछ कार्रवाई जरूर पुलिस की तरफ से की गई है, यानी कि कुछ एफआईआर इस पूरे प्रकरण में दर्ज की गई हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, बहुत अहम है कि किस तरीके से पुलिस के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पहले से ही चूंकि ये जानकारी मिल गई परिजनों को कि गिरफ्तारी गौरव की करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंच रही है और इसके बाद पुलिस के साथ ही परिजन पहले हाथापाई पर उतर आए और उसके बाद देखते ही देखते वहां पर और ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके साथ पुलिस की झड़प होनी शुरू हो गई, खींचतान हुई और इसमें असल आरोपी गौरव, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी, वो वहां से फरार हो गया और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी भी इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। लेकिन अब सरकारी कार्य में चूंकि बाधा पहुंचाई गई, परिवार वालों की तरफ से सरकारी कार्य में अन्य लोगों की तरफ से बाधा पहुंचाई गई, इसलिए इसको आधार बनाते हुए इस पर मामला जरूर दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुलिस पर इस तरीके का हमला किस तरीके से अंजाम दिया गया, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। और अतुल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अतुल, एक बार विस्तार पूर्वक बताएं क्या कुछ पूरा मामला। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पुराना मामला है जिसमें एक बाइकर गैंग के नाम से काफ़ी उसने अफरा तफरी मचा रखी थी और सिविल लाइन्स इलाके में फायरिंग की थी। इसमें 8 से 10 लोगों को नामजद किया गया था। इसमें एक गौरव नाम का भी लड़का था जिसको लेकर पुलिस ने से वो जेल भी भेज दिया था और सख्त से सख्त कार्रवाई करी थी। लेकिन उसी प्रकरण में समय समय पर इससे पूछताछ होती रहती थी। आज वही पूछताछ करने की इसकी गतिविधियाँ क्या हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो नए कप्तान आए हैं उन्होंने जो पुराने लोग हैं जिनकी गतिविधियाँ संदिग्ध रही हैं उनकी पड़ताल कर रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस जगह हैं। तो इसी क्रम में एक गौरव से ही पूछताछ करने की पुलिस वहाँ पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद तमाम लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, उसके घर वाले भी इकट्ठे हो गए, जिसको उसने अपने जो भाई था उसने भी वहाँ पे मौजूद थे, परिवार के लोग भी वहाँ मौजूद थे और उसको देखते हुए वहाँ जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो पुलिस वहाँ घबरा गई और वो जो आरोपी गौरव था वो मौका देख के फरार हो गया वहाँ से। अतुल, थोड़ा सा ये स्पष्ट करें, चूंकि आप बता रहे हैं कि एक पुराना प्रकरण है जिसमें पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी। पहले तो ये बताएं कि ये पूरा घटनाक्रम था क्या, किस विषय में ये पूछताछ लगातार हो रही थी इस आरोपी गौरव के साथ। दूसरा ये बताएं कि आखिर ये स्थिति यहां तक क्यों पहुंची, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि पहले से ही पूछताछ किसी पुराने प्रकरण में चल रही थी इस शख्स के साथ, तो आज ये स्थिति हाथापाई तक क्यों पहुंची, क्यों परिवार वाले आक्रोशित हुए, क्यों आसपास के लोग वहां तक पहुंचे जो कि हाथापाई पुलिस के साथ करने लगे, ये स्थितियां क्यों बनी, इन दोनों ही चीजों को बताएं। पहले तो ये बताएं कि प्रकरण क्या था, दूसरा आज ये स्थितियां इतनी बिगड़ी क्यों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पुराना मामला था एक बाइकर गैंग से जिसमें 7-8 लोग, 2 गैंग थे जिसमें आपस में उनमें मनमुटाव था लड़कों में आपस में किसी बात को लेकर। उसी में इन्होंने सिविल लाइन्स इलाके में फायरिंग की थी जिसमें पुलिस ने गौरव और इनके साथ 5 लोगों को नामजद किया था। इनकी गतिविधियों को जानने के लिए पुलिस बार बार इनसे पूछताछ करती रहती थी, ये लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहीं और आगे की अन्य वारदात ना कर दें। इसी क्रम में जब पुलिस पूछताछ के लिए इनके घर पे गई तो वहाँ परिवार के सारे लोग इकट्ठे हुए, मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हुए, जिसमें पुलिस के साथ इनकी हाथापाई भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई और मौका पाके ये फरार हो गया। इसी क्रम में ये पूछताछ करने पुलिस वहाँ गई थी और थोड़ा पुलिस, जहाँ तक कप्तान का भी कहना है कि पुलिस ज़्यादा फोर्स लेके जाना चाहिए था पुलिस को, क्योंकि वो मोहल्ले वाले काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए और मौका पाके वो फरार हो गया था। यही एक मामला था पुराना जिसमें पूछताछ करने गई थी पुलिस। बिल्कुल, लेकिन अतुल ये बताएं कि आज ये स्थितियां इतनी बिगड़ी क्यों, क्योंकि अगर पुराने ही मामले में लगातार पूछताछ हो रही थी और हर बार पुलिस जाती थी वहां पर पूछताछ करती थी, तो आज ये परिजन इतने आक्रोशित क्यों हुए, क्यों ये स्थिति हाथापाई तक पहुंची। क्या इस विषय में कोई जानकारी आपके पास या परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्यों पुलिस के साथ उलझते हुए नजर आए, या फिर पुलिस का वर्जन क्या है।
हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो परिजन है उनका यही आरोप है कि पुलिस बार बार आती है, बेवजह परेशान करती है और उनका आरोप है कि 20 से 25 हज़ार रुपये लेके हर महीने पुलिस इसे ले जाती है और छोड़ देती है। इसी बात को लेके सब परिजन उनके आक्रोशित हो कि अगर आपको पूछताछ करनी है तो एक बार भी ले जाए, बार बार इसे पूछा, क्योंकि उसकी गतिविधियाँ भी पिछले कुछ दिनों से घर पे ही रहता था। उनका परिवार वालों का कहना है निकलता भी नहीं था कहीं। पुलिस का उनका बार बार परेशान करना इस तरीके से, इसीलिए सारे परिवार वाले आक्रोशित हो गए और जहाँ आस पड़ोस के लोग थे वो भी इकट्ठे हो गए और सभी इन लोगों ने हंगामा किया और पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। यही एक वजह थी जिसके कारण वो परिवार वाले आक्रोशित हो गए। अतुल, ये भी बताएं, चूंकि आप बता रहे हैं कि परिजनों की तरफ से जो आरोप लगाया गया कि पुलिस 20 से 25 हज़ार रुपए लेती थी, ये बेहद गंभीर और संगीन आरोप भी एक प्रकार से। क्या इसको लेकर के पुलिस की तरफ से कोई बात कही गई या उनकी तरफ से अपना पक्ष रखा गया? क्योंकि परिवार वाले को उलझते हुए नजर आ रहे हैं, सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंचा रहे हैं। दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस बार बार आती है, पूछताछ करती है, पैसे की भी बात कही गई। इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बात हुई, ये कहना सारे आरोप निराधार हैं क्योंकि ये जब बाइकर गैंग था, पुराने लोग थे, पूछताछ की जा रही थी। ये एक क्रम है जो हर महीने 15-20 दिन बाद चलता रहता है इनकी गतिविधियों को लेकर कि ये लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। इसी क्रम में पूछताछ की गई थी। ये परिवार के आरोप जो गलत हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन पर कार्रवाई करने की बात करी है। चलिए अतुल, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम अपडेट को ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए चार के चक्कर में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। महाराजगंज के नौतनवा तहसील में उस वक्त हड़कंप मचा जब तहसील परिसर में एक जहरीला सांप निकल आया। अब सांप निकलने की सूचना से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। अधिकारी और कर्मचारी भी अपने अपने चैम्बर से बाहर निकल आए और उसके बाद जान बचाने की फिराक में इधर उधर भागते हुए नजर आए। फिलहाल आनन फानन में सपेरे को बुलाया गया, जिसके बाद सपेरे ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस सांप को पकड़ा है और उसके बाद फिर वो अपने साथ सपेरा ले गया है। तब जाकर के यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। तो महाराजगंज में तहसील परिसर में यह सांप निकला और उसके बाद 2 घंटे तक यहां पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि बाद में सपेरे को बुलाया गया और उसके बाद सपेरा इस सांप को यहां से पकड़ कर ले गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। और अब मनोज का रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ महाराजगंज से जुड़ रहे हैं। मनोज, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला, क्योंकि सांप निकलने के बाद अफरा तफरी का माहौल तहसील परिसर में देखने को मिला है। जी बता दें, महाराजगंज के नौसावा तहसील क्षेत्र में उस समय माहौल का अफरा तफरी मच गया जब ये पता चला कि तहसील परिसर में एक कोबरा निकल गया है, जिसे सुनते ही आग की तरह ये खबर फैल गई और कमरे में और चैम्बर में बैठे अधिकारी आनन फानन में अपनी जान बचाने के लिए भागते फिरते नजर आए। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा सा ठंडा हुआ तो एक सपेरे को बुलाया गया। लगभग 2 घंटा कड़ी मशक्कत के बाद सपेरे को कब्जे में लिया गया। उसके बाद बाहर छोड़ा और सपेरे ने बताया कि जो ये सांप मिला है वो कोबरा है, जो निहायत बहुत जहरीला सांप है। मनोज, ये बताएं, चूंकि हम लोग तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं और सांप जो है वो काफी बड़ा, लगभग 2 फीट से ज्यादा का नजर आ रहा है, लेकिन अब ये जो पूरा प्रकरण हुआ इसमें लगभग कितना समय लगा और क्या ये बताया गया कि किस तरीके से सपेरे के द्वारा भी किया या वहां पर जो और लोग मौजूद थे कैसे वहां तक के सांप जो पहुंचा और उसके अलावा जो रेस्क्यू है वो कैसे किया गया? थोड़ा सा इसको भी विस्तार पूर्वक बताएं, क्योंकि जो सांप है वो वाकई में बड़ा डरावना नजर आ रहा है तस्वीरों में भी। जी बता दें करीब ये 2 मीटर का लगभग सांप था, जो ये कमरे से होकर छत के रेलिंग में चढ़ा गया और जो एक ज्वाइंट होता है छत के जो दोनों के बीच में जाके उसमें दबक गया। लगभग 2 से 2 घंटे करीब लगे उसको निकालने में। छड़ी और वो राड के सहारे इसी तरह उसको काबू में लाया गया और वहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए थे, जिससे जब सांप उनके पास बरामद हो गए, मिल गए, जब कब्जे में आ गए, तब जाके वहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली। मनोज, ये बताएं कि सबसे पहले तो इस सांप को किसने देखा वहां पर, क्योंकि जाहिर बात है तहसील कार्यालय है, वहां पे इस समय काफी जो भीड़ भाड़ है वो भी रहती है और ये एक बहुत बड़ी घटना भी यहां पर हो सकती थी अगर ये नजर में नहीं आता। तो देखा किसने इसको सबसे पहले? थोड़ा सा इस विषय में कोई जानकारी तो उसको भी अपडेट करें। और क्या ये इस तरीके का पहला प्रकरण है कि तहसील परिसर में इस तरीके से ये जहरीला सांप निकला हो या इससे पहले भी इस तरीके से सांप यहाँ पर निकलते रहे और उनका रेस्क्यू किया गया इससे पहले भी? बता दें कि इस तरह की पहले काग बेर घटना हो चुकी है, लेकिन कमरे के अंदर या ऐसे नहीं थी। तहसील परिसर में ही काफी रहते थे, सब एक आध बार निकले हैं, लेकिन बरसात की वजह और ये आसपास की गंदगी की झाड़ी होने के नाते आज ये पहली बार
तहसील के कमरों में प्रवेश किया, जो कि चपरासी उस समय झाड़ू लगा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा और बताया, तो धीरे धीरे सांप इधर से रेंगते हुए उस छत के ऊपर पहुंचा, जहां वहां एक दो कमरों के ज्वाइंट के बीच गैप था, वहीं में जाकर प्रवेश किया। जो उसने शोर मचाया तो लोग थोड़ा सा उसकी जो पूछ रही सांप की वो दिखाई दी, उसके आधार पर पूरा अफरा तफरी मचना शुरू हो गया। उसके बाद सपेरा आया, बुलाया गया, उसके बाद उससे लगभग 2 घंटे के मशक्कत के बाद उसको काबू किया गया। मनोज, थोड़ा सा ये भी बताएं, क्योंकि जो सपेरा बुलाया गया और उन सब के बीच में जाहिर बात है कि वहां पर बहुत ज्यादा लोग भी रहे होंगे, तो उन लोगों से भी आपकी बातचीत हुई होगी। क्या वो अभी भी वहां पर जो डर है उसको महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आसपास बड़ी झाड़ियां हैं और इस वजह से ये जो सांप है वो परिसर के अंदर तक पहुंच गया है। अब इस सांप को तो वहां से हटा दिया गया है, लेकिन क्या अब इस तरीके की वहां पे व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं कि साफ सफाई हो, ताकि इस तरीके से जो सांप है वो वहां तक ना पहुंचे? और दूसरा, लगभग जो रेस्क्यू चला है उसको कितना समय लगा होगा इस सांप को वहां से रेस्क्यू करने में और वहां से हटाने में? ये बता दें कि इस बारे में तहसील पर हमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी इसको उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है। आसपास की जो भी झाड़ियाँ जंगल है उसको साफ कर दिया जाए, सफाई कर दिया जाए। अभी भी पकड़ने जाने के बावजूद भी कर्मचारियों और अधिकारियों में दहशत का माहौल है। यहाँ तक कि जो तहसील परिषद में मौकिल आते हैं, जनता जाती है, वो भी डरी सहमी हुई है कि कहीं दोबारा कहीं ऐसा ना हो कि एक निकला फिर कहीं से आ जाए। अभी इस तरह है, इसके लिए छिड़काव भी कराया जा रहा है और उसके लिए तरह तरह के केमिकल पाउडर भी डाले जा रहे हैं आसपास, और हर कमरों में सैनिटाइज कराया जा रहा है। उसमें अगर कहीं कुछ ऐसी शंका हो तो उसको निपटारा जा सके। मनोज, ये भी बताएं साथ में, क्योंकि जो सपेरा है जिसने सांप को पकड़ा उसका क्या कुछ कहना है, सांप के बारे में क्या उसने बताया, और क्या ये मान के चला जाए, क्योंकि आप बता रहे हैं क्योंकि अब जो तहसील प्रशासन है वो भी एक्टिव नजर आ रहा है, छिड़काव भी करवा रहा है, साफ सफाई करवा रहा है, क्या सुनिश्चित करने में लगा है कि दोबारा इस तरीके की घटना ना हो वहां पर? जी एकदम बिल्कुल बता दें आपको कि इस समय पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। तहसील प्रशासन पूरा जगा हुआ है कि कहीं ऐसी दोबारा पुनरावृत्ति न हो। उसके लिए सफाई कर्मचारी लगाकर पूरे झाड़ सफाई को सफाया कराया जा रहा है, छिड़काव भी कराया जा रहा है। और सपेरे से ने भी बताया कि ये बहुत जहरीला सांप है और बड़ी मेहनत और कसरत सावधानी रखते हुए इसको पकड़ा गया है, क्योंकि उसने बताया कि हम लोगों का ये काम बराबर चलता रहता है, तो इससे कोई ज़्यादा उससे डर का भय नहीं रहता है। लेकिन फिर भी उसने बताया कि ये कोबरा बहुत जहरीला है और ये गेहूं सांप, जो इधर के भाषा में भोजपुरी में कहा जाता है गेहूं सांप है, जो बहुत ही खतरनाक प्राणी है। इसे वो पकड़ के ले जाकर रास्ते में और इसको मार डाला। चलिए मनोज, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। कूका तुलसी गिलोय अर्क, इसमें तुलसी के साथ गिलोय भी है। इसका रोजाना इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कूका तुलसी गिलोय हमारी इम्यूनिटी के लिए। जिनकी कलम लिखती है पुख्ता खबर, महज अनुमान नहीं, जिनकी नजर से खबर का बचना आसान नहीं, जो सियासत की हर एक नब्ज को टटोलते हैं, जब बोलते हैं तो निर्भीक होकर बोलते हैं, जिनकी कलम लिखती है निष्पक्ष अक्षर अक्षर, जो हैं पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर। अरविंद चतुर्वेदी, संपादक, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।